हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि इवापरेशन क्या होता है, इवापरेशन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि वेपर प्रेशर क्या होता है, एक प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है और किन किन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता है। प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बाद हम लोगों ने सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर देखना शुरू किया था और उसमें हमने आपको बताया था कि जो सॉल्यूशन यहाँ पे हम लोग कंसीडर करेंगे वो एक लिक्विड सॉल्यूशन होगा। और लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट कोई लिक्विड लिया जाएगा और सॉल्यूट जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से तीन तरह के सॉल्यूशन हमारे पास बने थे, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड और गैस इन लिक्विड। गैस एंड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए हमने आपसे कहा था कि ऐसे सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ हम लोग हेनरी लॉ से डील करेंगे और वो हम लोग आगे देखेंगे। बच गए दो, सॉलिड इन लिक्विड और दूसरा लिक्विड इन लिक्विड। तो सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन भी हम लोगों ने देख लिया था। उसमें हमने एक नॉन वोलाटाइल मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसमें इवापोरेशन की टेंडेंसी नहीं होती है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिसका वेपर प्रेशर 0 होता है। तो एक नॉन वोलाटाइल सॉलिड सॉल्यूट को हम लोगों ने एक वोलाटाइल लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व किया था और देखा था कि वहाँ पे जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आ रहा था वो प्योर सॉल्वेंट से कम आ रहा था। और कितना आ रहा था, इसके लिए हम लोगों ने राउट्स लॉ का यूज़ किया था। अब आगे आज हम लोग देखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, तो आइए आज हम लोग देखते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। आज के केस में हम लोगों का जो सॉल्यूशन होगा वो लिक्विड सॉल्यूशन होगा। लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि जो सॉल्यूशन होगा, इस सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट ए और बी लिए जाएंगे और दोनों ही कंपोनेंट लिक्विड होंगे और दोनों के दोनों क्या होंगे, वोलाटाइल होंगे। दोनों के दोनों वोलाटाइल होंगे। फिर इन दोनों को मिक्स करके हम लोग सॉल्यूशन बनाएंगे। सॉल्यूशन ऑफ ए प्लस बी, इन दोनों लिक्विड का एक सॉल्यूशन बनेगा। और अब यहाँ पे हमको ये देखना है कि इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा। ठीक, इसके साथ साथ हमको ये भी यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि जो प्योर कंपोनेंट्स थे ए और बी, यहाँ पे इनका पार्शियल प्रेशर या वेपर प्रेशर कितना होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हम मान लेते हैं कि हमने दो वोलाटाइल लिक्विड लिया है। ये वोलाटाइल लिक्विड ए है और दूसरा वोलाटाइल लिक्विड हमने लिया बी। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री है तो हमको मास, मोल, मॉलिक्यूलर मास, इन सब चीज़ों से रिलेटेड कैलकुलेशन करने होते हैं। तो हम अभी यही कंसीडर कर लेते हैं। अब कंपोनेंट ए के लिए हम लोग सफिक्स ए का यूज़ करेंगे। तो वेट अगर इसका है तो WA होगा, मोलर मास MA, नंबर ऑफ मोल्स NA, और अभी ये प्योर है तो N
ए जो भी होगा हम निकाल सकते हैं, WA अपॉन MA, और इसका मोल फ्रैक्शन XA, और ये अभी प्योर के कंडीशन में 1 होगा। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग इसका वेट WB लिख सकते हैं। इस जो भी कंपोनेंट है इसका मॉलिक्यूलर मास MB होगा, नंबर ऑफ मोल्स NB होंगे, और मोल फ्रैक्शन XB होगा, और प्योर है तो 1 होगा। अब ये कंपोनेंट A प्योर है और वोलाटाइल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये वोलाटाइल और प्योर लिक्विड है तो इसका अपना कुछ वेपर प्रेशर होगा, और इसको हम बोलते हैं PA, और प्योर फॉर्म में है तो हम बोलेंगे PA नॉट। सिमिलरली यहाँ पे जो इसका वेपर प्रेशर होगा वो होगा PB नॉट। ठीक है, अब इन दोनों को मिक्स किया, और मिक्स करके हमने इनका सॉल्यूशन बनाया A प्लस B, ये दोनों लिक्विड का सॉल्यूशन बनेगा। फिर A और B यहाँ पे इवापोरेट करेंगे, और A और B का यहाँ पे वेपर प्रेशर होगा। सपोज करिए कि यहाँ पे A के वजह से जो वेपर प्रेशर पार्शियल प्रेशर बनता है उसको हम लोगों ने लिखा है PA, और B की वजह से जो बनता है वो है PB, और टोटल यहाँ का जो वेपर प्रेशर होता है उसको हमने रिप्रेजेंट किया है PT से। ठीक है, तो अब हमको यही देखना है कि यहाँ पे PB की वैल्यू क्या होगी और कैसे निकालेंगे। PA पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A इस सॉल्यूशन में कितना होगा, और टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा। क्लियर है? तो इस चीज के लिए हमको हेल्प लेना पड़ेगा राउट्स लॉ का। राउट्स लॉ, और हमने पिछले केस में भी राउट्स लॉ का यूज किया था। राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर दो वोलाटाइल लिक्विड को जिनका प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर आपको पता है मिक्स किया जाए, तो इस सॉल्यूशन में इनका जो पार्शियल प्रेशर होता है वेपर फेज में वो PA जो होता है वो कंपोनेंट A का जो प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर होगा इनटू इस कंपोनेंट का सॉल्यूशन में जो मोल फ्रैक्शन होगा उसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। इसी तरह से अगर आप PB कैलकुलेट करेंगे तो PB क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B इन प्योर फॉर्म इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां पे जो इनका पार्शियल प्रेशर होगा, इनके प्योर फॉर्म में जो पार्शियल प्रेशर है उसका और इनके मोल फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। यही होता है राउट्स लॉ। ठीक है, तो इस तरीके से हमने PA और PB की वैल्यू निकाल ली। आपको ध्यान रखना है, फार्मूले तो याद हो जाते हैं बट नोटेशन हम भूल जाते हैं कि ये PA क्या है, PA नॉट क्या है, XA क्या है, PB क्या है, PB नॉट क्या है, XB क्या है। तो PA क्या है बेटा, PA है पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A इन सॉल्यूशन। ठीक है, PB क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B इन सॉल्यूशन। ठीक, PA नॉट क्या है,
वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट या प्योर कंपोनेंट ए, और पीबी नॉट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इन प्योर फॉर्म। एक्स ए क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन सॉल्यूशन, और सिमिलरली एक्स बी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इन सॉल्यूशन। ठीक, अब दूसरा एक और नियम है, आप लोगों ने 11th पे पढ़ा है गैस लॉ में, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इसको बोलते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। और डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या होता है कि किसी गैसियस मिक्सचर में, मतलब किसी कंटेनर में एक से ज़्यादा गैसेज हैं, तो उन गैसेज के वजह से जो टोटल प्रेशर होगा उन गैसेज के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होगा। जैसे यहाँ पे दो तरह के वेपर हैं, ए है और बी है। ए का वेपर प्रेशर या पार्शियल प्रेशर यहाँ पे पी ए है, और बी का कितना है? पी बी है। तो डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर के हिसाब से यहाँ पे जो टोटल प्रेशर बनेगा वो इन गैसियस के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होगा। यानी कि पीटी टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बराबर होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी। ठीक है, अब आपको यह भी पता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए क्या होगा? ये होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इनटू प्योर फॉर्म इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन प्लस वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इन प्योर फॉर्म इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। तो ये आ जाएगा टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब आपको एक चीज और पता है कि किसी भी बाइनरी सॉल्यूशन के लिए उनके मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है एक्स ए प्लस एक्स बी, ये हमेशा 1 के इक्वल होता है। ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट्स हैं उनका मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होता है। तो इसी चीज से हम लोग डिराइव कर सकते हैं कि एक्स ए की वैल्यू अगर हमको निकालना है तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी, या अगर एक्स बी की वैल्यू निकालनी है तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स ए, और यहीं पे ए और बी की वैल्यू एज पर रिक्वायरमेंट इस फार्मूले में रख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम एक आपको करके दिखा दें कि अगर यहाँ पे हमको एक्स ए की वैल्यू रखनी है, हमने यहाँ पे रखना है एक्स ए, इधर कर दें हम, तो पी टी बराबर हो जाएगा पी ए नॉट, और एक्स ए के जगह पे हम लोग रख देंगे 1 माइनस एक्स बी, और प्लस में क्या आ जाएगा पी बी नॉट इंटू एक्स बी। अब इसको जरा सॉल्व कर लें, ब्रैकेट ओपन करिए, तो क्या हो जाएगा पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट इंटू एक्स बी प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी। ठीक है, अगर इनमें से
यहाँ पे एक्स बी है, यहाँ पे एक्स बी है, तो एक्स बी हम कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा पी ए नॉट और प्लस इसको हम पहले ले लेंगे एक्स बी और हो जाएगा पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा एक फार्मूला आ जाएगा टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सिमिलरली ये तो हमने एक्स बी के टर्म में किया है, हम लोग चाहें तो एक्स ए के टर्म में भी कर सकते हैं, यहाँ से वैल्यू रख के ओवरऑल। अब इस फार्मूले से हम किसी भी बाइनरी लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर या उसमें जो कंपोनेंट्स हैं उनका पार्शियल प्रेशर या उनका मोल फ्रैक्शन, अब इस इक्वेशन में रख के वैल्यू हम लोग पी टी निकाल सकते हैं, पी ए निकाल सकते हैं, एक्स बी निकाल सकते हैं, इनमें से कोई भी चीज़ जो अननोन होगी उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक, अब इसी चीज़ को अगर हमको ग्राफ से देखना है तो देखिए कैसे, यहाँ पे हम कर लें। सपोज करिए कि हमने ये एक्सिस बनाया और इस एक्सिस पे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब इस मोल फ्रैक्शन में अगर इस एक्सिस पे हम लोग कंपोनेंट ए लेके चलें तो एक्स ए की वैल्यू अगर यहाँ पे 1 है तो इस टाइम पे यहाँ पे एक्स बी की वैल्यू 0 होगी। ठीक है ना, क्योंकि टोटल तो हमेशा 1 ही होता है। अगर एक्स ए को हम 0 लेके चले तो यहाँ पे एक्स बी की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, मतलब इस सिचुएशन में यहाँ पे हमने प्योर कंपोनेंट ए रखा है, तभी इसका मोल फ्रैक्शन कितना है? 1 है, और मोल फ्रैक्शन 1 होने का मतलब क्या हुआ कि ये प्योर है। अगर ये प्योर है तो इस समय इसका वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम वेपर प्रेशर जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं पी ए नॉट। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे एक्स बी 1 है, यानी कि इसका मोल फ्रैक्शन 1 लिया है, तो इस कंडीशन पे यहाँ पे ये प्योर होगा, और प्योर होगा तो इसका वेपर प्रेशर भी मैक्सिमम होगा, और वो होगा पी बी नॉट, पी बी नॉट। ठीक है, इन दोनों में लेवल में थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली ये एक लेवल पे नहीं है, इसका वेपर प्रेशर कम है और इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है, तो सिंपली इसका मतलब ये हुआ कि कंपोनेंट ए मोर वोलाटाइल है और कंपोनेंट बी लेस वोलाटाइल है। ठीक है, अब अगर इस एक्सिस पे हम बढ़ते हैं तो मोल फ्रैक्शन एक्सिस पे जाते हैं, तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो एक्स ए की वैल्यू अब क्या होगी? कम होगी, और एक्स बी की वैल्यू बढ़ेगी, और यहाँ पे आते आते एक्स ए की वैल्यू 0 हो जाएगी और एक्स बी मैक्सिमम हो जाएगी। अब हम लोग अगर इस फार्मूले को अप्लाई कर लें या इस फार्मूले को अप्लाई करें तो जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन घटेगा इसका वेपर प्रेशर भी घटता जाएगा, और ये कुछ इस तरह का ग्राफ आ जाएगा। ये क्या है? ये है पी ए बराबर पी ए नॉट इंटू एक्स ए, ये लाइन है। मोल फ्रैक्शन कम होगा तो इसकी वैल्यू भी कम होगी, और 0 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। सिमिलरली अगर इसकी बात करें तो इसके लिए ऐसा ग्राफ आएगा, और ये होगा पी बी बराबर पी बी नॉट इंटू एक्स बी।
ठीक है। और ये लाइन हमको बताएगी टोटल वेपर प्रेशर, यानी कि Pt, और ये होगा Pa प्लस Pv। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का। क्लियर है? ठीक। अब इसके बाद अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट्स इन वेपर फेज। कंपोजिशन ऑफ components in vapor phase। नाम बहुत बड़ा है, लेकिन एक बार आप ध्यान से समझेंगे तो बहुत छोटी चीज है। समझिए हम करने क्या जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं कि अभी हमने दो प्योर लिक्विड लिया था, दो प्योर वोलेटाइल लिक्विड लिया था। इसको ए बोला था, इसको बी बोला था। इसका प्योर में वेपर प्रेशर Pa0 था, इसका Pv0 था। इसके नंबर ऑफ मोल्स Na थे और इसके नंबर ऑफ मोल्स Nb थे। इन दोनों को मिक्स किया तो एक सॉल्यूशन बना, जिस सॉल्यूशन में A प्लस B लिक्विड होगा और इन्हीं लिक्विड का वेपर होगा, तो A प्लस B वेपर होगा। ठीक है। इस लिक्विड में जो कंपोनेंट X है, कंपोनेंट A है, इसका मोल फ्रैक्शन लिक्विड में सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन जो है वो XA होगा, और कंपोनेंट B का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो XB होगा। और ये बात कब के लिए है? सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको पता है मोल फ्रैक्शन जिसका निकालना है उसके मोल Na अपॉन टोटल मोल Na प्लस Nb। सिमिलरली ये हो जाएगा Nb Na प्लस Nb। ध्यान आपको ये रखना है कि XA और XB इन कंपोनेंट्स के सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन है। ठीक है। अब इसके बाद ये दोनों वोलेटाइल हैं तो वेपर फेज में जाएंगे, और इनके वजह से कंपोनेंट A का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो Pa होगा, देख ही चुके हैं। कंपोनेंट B का जो होगा वो Pb होगा, और यहाँ का टोटल प्रेशर जो होगा, या जिसको हम बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वो Pt होगा। ठीक है। हमको यहाँ पे क्या करना है कि कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट्स इन वेपर फेज। यहाँ पे वेपर फेज में जो कंपोनेंट A और B हैं, इनका कंपोजिशन क्या है वो निकालना है। और कंपोजिशन का मतलब कि वेपर फेज में A और B का मोल फ्रैक्शन हमको निकालना है, तो कैलकुलेट करना है। तो पहले सपोज कर लेते हैं कि सपोज मोल फ्रैक्शन ऑफ components A and B in vapor phase is YA and YB। आप ध्यान रखेंगे कि XA और XB भी मोल फ्रैक्शन है,
वाई ए और वाई बी मोल फ्रैक्शन है। फर्क क्या है कि एक्स ए और एक्स बी कंपोनेंट ए और बी के मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूशन में, और वाई ए और वाई बी कंपोनेंट ए और बी के मोल फ्रैक्शन है वेपर फेज में। ठीक है, तो यही चीज हमको कैलकुलेट करना है कि वाई ए और वाई बी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये चीज कैलकुलेट करने के लिए हमें फिर से डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का हेल्प लेना पड़ेगा। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के हिसाब से किसी भी गैसियस मिक्सचर में जो टोटल प्रेशर होता है वो इनके पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होता है। तो यहाँ का टोटल प्रेशर क्या है बेटा, पीटी है, और इन कंपोनेंट्स का जो पार्शियल प्रेशर है वो क्या है, पी ए और पी बी है। ठीक है, अब डाल्टन्स लॉ से ही मैंने आपको बताया था कि अगर किसी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो पार्शियल प्रेशर उनका मोल फ्रैक्शन, कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर होता है। ठीक है, अब पार्शियल प्रेशर जैसे ए का हमको पहले से ही पता है कितना है, पी ए, और इसका मोल फ्रैक्शन, अब ये मोल फ्रैक्शन हम लोग कहाँ गैसियस फेज में देख रहे हैं ना, तो ये एक्स ए और एक्स बी नहीं लिया जाएगा, अब यहाँ का मोल फ्रैक्शन लिया जाएगा, और यहाँ का मोल फ्रैक्शन हमने क्या मान रखा है, वाई ए, तो ये हो जाएगा वाई ए इंटू टोटल, तो ये हो जाएगा पी टी। ठीक है, अब यहाँ से हम पी टी ए वाई ए की वैल्यू निकालना चाहें तो वाई ए बराबर क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, तो पी ए अपॉन पी टी, यानी कि सिंपल सा आ गया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन वेपर फेज इक्वल होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए अपॉन टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सिमिलरली आप पी बी बराबर वाई बी इंटू पी टी, और यहाँ से आप वाई बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इन वेपर फेज क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए अपॉन टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे पी ए की वैल्यू रख सकते हैं, जो पिछले बार हमने देखा था कि पी ए बराबर क्या होगा, पी ए नॉट इंटू एक्स ए, और पी टी क्या होगा, टोटल होगा, तो पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी ये बी होना चाहिए था, तो ये हो जाएगा पी बी नॉट इंटू एक्स बी डिवाइडेड बाई पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। तो इन दो एक्सप्रेशन के हेल्प से, इससे और इस एक्सप्रेशन के हेल्प से हम लोग कंपोनेंट ए और बी का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? एक बार फिर से कि करना क्या है हमको, दो वोलेटाइल लिक्विड है, इन वोलेटाइल लिक्विड का प्योर फॉर्म में आपको वेपर प्रेशर पता है, इनको मिक्स किया, तो मिक्स करने के बाद इनका पार्शियल प्रेशर यहाँ पे आ जाएगा और इनके हेल्प से हम लोग टोटल निकालेंगे, और हमको अब इस वेपर फेज में ए और बी के मोल फ्रैक्शन
कैलकुलेट करने हैं। उसके लिए हम लोग डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का हेल्प लिए। यहाँ का टोटल प्रेशर PT यहाँ के इनके पार्शियल प्रेशर के बराबर होगा, और डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से ही ये नियम होता है कि किसी भी गैसियस कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो उसके मोल फ्रैक्शन और टोटल प्रेशर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, और इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।